अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि दो टॉपिक्स को क्लियर करना है इंशाल्लाह, और जितना होता है पॉसिबल और उसको करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है अभी, कैसे हो आप सब। तो कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, आप जब क्वांटिटी का यूनिट लिखते हो तो क्या तरीकाकार होना चाहिए, किन मेथड से उनको लिखना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स अपने जहन में रखिएगा। फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अगर आप फोर्स का यूनिट लिखते हो, 15 न्यूटन लिखना चाहते हो, तो आपको उसका जो फर्स्ट लेटर of full name of unit should be small। वो आपके पास छोटा, बेटा आपने कौन सी बुक पढ़नी है, 15 न्यूटन स्मॉल n लिखा जाएगा। अगर कैपिटल लिखेंगे तो आपके पास वर्ड गलत आ जाएगा। उसके बाद द सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक लेटर लिखना चाहो, मैं इसी एग्जांपल को लेके चलूंगा। पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट 2 की बात करें। जैसे मैंने लिखा 15 न्यूटन, तो n आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ आप सिंबल यूज करो तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर वो हम यूज करेंगे और उसको क्या होना चाहिए, शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। उसके बाद जब आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, थर्ड पॉइंट, जैसे मैं लिखता हूं 1 मिलीमीटर, जैसे मैंने लिखा 1 मिलीमीटर, सो द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। मीटर के साथ आपने प्रीफिक्स यूज किया मिली, तो अगर आप थर्ड पॉइंट, प्रीफिक्स शुड यूज इस्तेमाल किए जाते हैं विदाउट एनी स्पेस, विद SI यूनिट, विदाउट एनी स्पेस विद SI यूनिट। ठीक है मेरा बेटा। जैसे कि मैंने मिलीमीटर की एग्जांपल ली, किलोमीटर आप लिखते हो 2 किलोमीटर, तो दरमियान में ये स्पेस नहीं होनी चाहिए, आप लिखोगे 2 किलोमीटर। अगर आपके पास दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएं, जैसे कि अगर आपके पास लिखा हो न्यूटन मीटर, जो कि आपके पास वर्क का फॉर्मूला होता है बेटा F.D। अब इसमें दो क्वांटिटीज आ रही हैं, तो इनके यूनिट, जब इनका आप यूनिट लिखोगे, जैसे कि इसका यूनिट न्यूटन मीटर, हालांकि वर्क का यूनिट जॉल लेते हैं, टॉर्क ले लेते हैं बेटा, F इंटू एल मूवमेंट आर्म, न्यूटन मीटर बन रहे। तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जब वर्ड यूज किया जाता है, जब आपके पास यूनिट को लिखा जाता है, तो दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। पहला असूल यह था कि जब अगर आप यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हो तो फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दें। सेकंड था, अगर आप उस यूनिट को लिखना चाहते हो तो कैपिटल N वर्ड बड़े वाला वर्ड यूज कर लेंगे। उसके बाद अगर आप प्रीफिक्स यूज करते हो तो प्रीफिक्स और SI यूनिट के दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ हमने कहा कि अगर आप यूज करते हैं दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे कि किसी का यूनिट आ रहा है न्यूटन मीटर, तो दरमियान में आपके पास न्यूटन और मीटर के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीजें अलाउड नहीं है वो ये है कि अगर मैं लिख दूं 1 माइक्रोफैरेड, तो ये अलाउड नहीं होता, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। ठीक है मेरा बेटा।
और नंबर्स जो लिखे जाएंगे उन सब नंबर्स को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो। उन सब नंबर को आप हमेशा किस में लिखते हैं बेटा? साइंटिफिक नोटेशन। और साइंटिफिक नोटेशन हम कल पढ़ चुके हैं। ये था मेरा बेटा हमारे पास जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज थी, वो मैंने मेरा बेटा आप लोगों को बता दी है। और ऐसे यूनिट में हमेशा यूनिट्स को लिखा जाता है, ऐसा यूनिट में। ये चीज क्लियर होगी मेरा बेटा? तो मुझे बता दें सबसे पहली बात ये कि अगर आप किसी क्वांटिटी का यूनिट लिखते हो और फुल नेम जैसे कि न्यूटन लिख दिया, तो फर्स्ट लेटर शुड बी स्मॉल, पहला लेटर छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज मेरा बेटा, अगर आप पूरा लेटर नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट लेटर को हमने क्या कर देना है? कैपिटल कर देना। उसके बाद अगर आपके पास सेम क्वांटिटी आ रही, एक क्वांटिटी आ रही, लेकिन उसके साथ कोई प्रीफिक्स आ गया, तो उसके यूनिट के दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं आएगी। उसके यूनिट के दरमियान किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करता हूं, तो उसके यूनिट के दरमियान मेरे पास स्पेस आएगी। तो उसके यूनिट के दरमियान मेरे पास स्पेस आएगी। उसके बाद मेरा बेटा दो डबल प्रीफिक्स यूज किए जाएं तो वो अलाउड नहीं होते। ठीक है मेरा बेटा? उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट, जैसे कि लिखा होता है किलोमीटर का स्क्वायर लें, ये एक्चुअली होता है किलोमीटर का होल स्क्वायर, लेकिन लिखते हुए प्रीफिक्स के ऊपर, किलो के ऊपर, जी मेरा बेटा, नहीं मेरा बेटा, ये कैपिटल ई वर्ड नहीं लिख सकते, बाकी सारे लेटर्स भी स्मॉल करने होंगे, सारे लेटर्स स्मॉल करने होंगे। अब मेरा बेटा इसको लिख सकते हैं किलोमीटर का होल स्क्वायर, बट अगर इसको ऐसे लिखना होगा तो किलो के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक टर्म को ही बता रहा है। किलोमीटर अब एक टर्म बन चुकी है, इसलिए किलोमीटर का स्क्वायर आएगा। जी मेरा बेटा ये क्लियर हो गया? चलिए माशाल्लाह, बहुत बात है। सो खुश रहो, कहा करो, जीते रहा करो यार। अभी मैं देख रहा था किसी ने कमेंट किया कि आवाम कम हो गई, बट होपफुली इंशाल्लाह जैसे कि रमज़ान चलेगा एनर्जी लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। आपको पता है कि मेरा लास्ट लेक्चर होता है, ई-कैट की क्लास होती है, 9th की क्लास होती है, 10th की क्लास होती है, और उसके बाद आप लोगों की क्लास आ रही होती है। तो मेरी कोशिश होती है यार थोड़ा सा एनर्जी लेवल अप करके ही पढ़ाया जाए, बट माइट पॉसिबिलिटी मैंने कल भी बताया था कि यार रोज़ में थोड़ी सी हिम्मत ज़रा जवाब दे चुकी होती है। अदरवाइज़ जो प्रीवियसली क्लासेस अटेंड कर चुके उनको बड़े अच्छे से पता है कि हमारी क्लास में मजाक भी चलता है, बातें भी चलती हैं, शेर व शायरी भी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ हम जिस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते वो हमारी स्टडी होती है। तो फ़िलहाल तो आजकल मेरा जो पूरा ध्यान होता है ना मेरी जान, वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि यार आप लोगों को जो टॉपिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दो। इसलिए मैंने अपनी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो रखी कि ताकि अगर ज़्यादा पढ़ाऊँ तो आप लोगों को इश्यू ना आए। जनाब आगे हमारा टॉपिक है एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। एरर मतलब गलती किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। सो अगेन एरर एंड अनसर्टेनिटी। राफे आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि जब हम स्क्वायर लेते हैं वैल्यूज का, यूनिट का स्क्वायर लिया जाता है, तो अगर प्रीफिक्स होगा तो प्रीफिक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ऐसे यूनिट के ऊपर स्क्वायर होता है। अली से बिल्कुल, मेरे ख्याल में आपको अनब्लॉक कर दिया गया, दोबारा ब्लॉक करना आपने। और यकीन करो वो जिसको हम लोग गुस्सा कहते हैं ना, वो कभी कभी आता है और साल में 2 दफ़ा ही आएगा। इसलिए मेरा बेटा मेरे छोटे बहन भाई बन के रहो तो बहुत अच्छी बात है। जी सिद्रा बेटा। अच्छा बेटा मेरे ख्याल में क्लास रूम है, तो बहना से जो प्यार मोहब्बत है वो बाद में कर लीजिएगा और मैसेज में जाके कर लीजिएगा।
मेरा बेटा मैंने 7th पॉइंट की अभी बात की थी और सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। जो लास्ट वाला है, मेजरमेंट इज प्रैक्टिकल वर्ड शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट यूनिट, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इन मिलीमीटर एंड द मैस ऑफ सेंट कैलोरीमीटर इन ग्राम्स मोस्टली। लेकिन हम जो हमेशा बात करते हैं ऐसे यूनिट में बात करते हैं। मैंने आपको ये पॉइंट बोल दिए थे मेरी बहन कि आपने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है और हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में बात करेंगे जब भी क्वांटिटीज़ के यूनिट की बात होगी। जी मेरा बेटा, देखो यार ये तो गलत बात है ना। फिर अगर आप मुझे चैलेंज करोगे अपने ही टीचर को तो वो तो मेरे ख्याल में मुकाबला माँ बाप का औलाद के साथ तो होता नहीं, लेकिन अगर आप लोग करोगे तो ज़ाहिर सी बात, तो मुझे तो बड़ी तकलीफ पहुंचेगी इस बात से और बुरा भी लगेगा। सबसे पहले एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम जीरो एरर भी कहते हैं। आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, हमारे पास उसमें कुछ एरर्स आते हैं, कुछ गलतियां होती हैं और वो एरर हमारे पास, या सबसे पहले एरर होने की गलती क्या है या क्यों एरर होता है उसकी मैं वजह बताता हूं। सबसे पहले मेरा बेटा, कॉजेज ऑफ एरर्स, कॉजेज ऑफ एरर्स, एरर की वजूहात। मैंने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि ये वाला पहला चैप्टर बहुत से लोग बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने भी ऐसे किया था, बट कुछ लोगों का एक मानना है कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले, नेग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, पॉइंट नंबर 1, जो बंदा कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उसकी जहालत की वजह से, कि लाइक उसको नहीं पता कि इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे किसी वैल्यू को मेजर करना है, ये एरर, ये गलती का सबब हो सकता है। सेकंड वन, इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, आप जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हो रीडिंग लेने का वो इनअप्रोप्रिएट है। इनअप्रोप्रिएट मेथड टेक्निक, आप जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी रीडिंग, किसी भी मेजरमेंट को लेने का, वो क्या है मेरा बेटा आपके पास इनअप्रोप्रिएट है, वो प्रॉपर नहीं है, तब भी एरर हो सकता है। एंड थर्ड वन आपके पास जो आता है वो है फॉल्टी अपरेटस। फॉल्टी अपरेटस, कि आप जिस अपरेटस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप जिस अपरेटस का इस्तेमाल कर रहे हो वो ही ठीक नहीं है। आप जिस घड़ी से टाइम देख रहे हो वो घड़ी ही ठीक नहीं है। आप जिस बैलेंस से मैथ मेजर कर रहे हो वो बैलेंस ही ठीक नहीं है, तब भी एरर हो सकता है। देयर आर 3 मेन कॉजेज ऑफ एरर्स। There are 3 main causes of errors. गलती के 3 चांसेस होते हैं किसी भी रीडिंग के लिए। एरर के 3 चांसेस। एरर क्यों होता है उसकी 3 वजूहात हैं। There are 3 main causes of errors. First one is negligence of a person. Second one is inappropriate method or technique. And third one is faulty apparatus. So the 3 पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर। नेग्लिजेंस ऑफ एरर का मतलब, पर्सन का मतलब होता है कि जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है इंस्ट्रूमेंट को, उसको पता ही नहीं कि इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद या उसकी जहालत की, उसकी केयरलेसनेस की वजह से भी एरर हो सकता है। एंड सेकेंड वन आपके पास है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक, कि उस रीडिंग को लेते हुए आप जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके पास इनअप्रोप्रिएट है।
एंड थर्ड वन, आप जिस अपरेटस का, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो वो फॉल्टी अपरेटस है। जी मेरा बेटा, मुझे बताएं कि ये 3 मेन जो कॉजेज हैं क्लियर हो चुके हैं? चले मेरा बेटा, गुड, बड़ी अच्छी बात है। आज का वैसे हमारा वो कन्वेंशन वाला टॉपिक था, लेकिन मैंने सच बता दिया कि आप लोगों का ये होता है कि सर ज़्यादा हो जाए, तो इंशाल्लाह इन एरर्स को कैसे क्लियर कर सकते हैं, एरर ख़त्म कैसे किया जा सकता है, और किस एरर को क्या नाम दिया जाता है। फॉल्टी मीन ख़राब यार। जी मेरा पुत्र, इंशाल्लाह इसके बारे में कल बात होगी। अपने लेक्चर का फीडबैक ज़रूर सबमिट करवाया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया मेरा बेटा वो फॉलोअप करें। और अगेन यार एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा आप सबसे करता हूँ कि प्लीज़ 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 मेरा बेटा अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, खुश रहो, जीते रहो, आबाद रहो, एंड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।